हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओ व्हाट इज़ दैट साउंड पोएम, जो कि विंस्टन ह्यू ओडन ने लिखी है, W H ओडन। ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे इस पोएम की, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसी पोएम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम ऑथर का, पोइट का इंट्रोडक्शन जानेंगे थोड़ा सा। फिर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ दैट साउंड का पढ़ने के बाद हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, और स्टेंजा वाइज ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाली है। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। W H ओडन के बारे में जानते हैं। W H ओडन 1907 में इनका जन्म हुआ था, बहुत ही प्रोस्पेरस फैमिली में। ये इंग्लैंड में हुआ था, और जो इनकी एजुकेशन है वो ग्रेशम स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। और जो इनकी, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो वो बहुत तरह के थे, विविध थे, वेरिड इंटरेस्ट थे इनके। इन्होंने पोइट्री लिखी, और इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी काम किया। इन्होंने एम्बुलेंस की ड्राइवरी की, और स्पेनिश वॉर में भी जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। He was selected professor of poetry at Oxford University. ओडन की जो शुरू की पोइट्रीज़ हैं हमें इस बात का मतलब बताती हैं कि ये कम्युनिज़म से इन्फ्लुएंस्ड थे, और इनकी जो पोइट्री है उनको क्रांतिकारी भावना, रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट प्रभावित करती है। और बट इनकी जो ही कंटिन्यूड हिज कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी एंड इट्स एग्जिस्टेंस इन हिज पोइट्री। लेकिन वह अपनी कविता में मानवता और उसके अस्तित्व के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करता रहा। ठीक है, तो ये हमने W H ओडन के बारे में जाना कि 1907 में इंग्लैंड के प्रोस्पेरस फैमिली में इनका जन्म हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये पढ़े भी थे, और साथ में वहाँ पर एज अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री भी काम किया था। और उन्हें डॉक्यूमेंट्री में काम किया, पोइट्रीज़ लिखी, एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर भी काम किया, और स्पेनिश वॉर में पार्टिसिपेट भी किया। और रिवॉल्यूशनरी आइडियलिज्म हम देखते हैं, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए ही था, और बाद में हम कविता में मानवता और उसके अस्तित्व को देखते हैं। तो अब हम करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम जानेंगे पोएम का। तो जो ये पोएम है ओडन की बुक सॉन्ग्स एंड अदर म्यूजिकल पीसेस से ली गई है, और ये एक बैलेड है। ठीक है, बैलेड एक गाथा गीत जिसे कहते हैं, और एक ऐसा गीत है जो कहानी सुनाती है युद्ध के बारे में। ठीक है, और हम एक स्त्री व पुरुष के बीच जो बातचीत है उसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टेंजा 1 से शुरू करेंगे। तो स्टेंजा 1 आपकी स्क्रीन पर है। ओ व्हाट इज़ दैट साउंड विच सो थ्रिल्स द ईयर, down in the valley drumming, drumming, only the scarlet soldiers dear, the soldiers coming। तो जो ये लाइंस हैं ओ व्हाट इज़ दैट साउंड पोएम की W H ओडन ने लिखी हैं, और इनमें जो है पोइट जो है यहाँ पर बताता है कि जो सैनिक हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्चिंग साउंड आ रही है, मार्च कर रहे हैं, तो उनकी जो आवाज़ होती है ना उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जो यहाँ पर प्रेमी है वो एक सैनिक है, और वो अपनी बिलविड के साथ है, और वह कुछ आवाज़ें सुनती है, और तब पूछती है वह। ठीक है, जो ये आवाज़ है उसको अट्रैक्ट करती हैं और उसके कानों को उत्तेजित करती हैं। थ्रिल्स द ईयर मतलब कानों को उत्तेजित करती हैं। वह घाटी में बज रहे ढोल की आवाज़ है। ठीक है, वैली में ड्रमिंग ड्रमिंग जो है बज रहे ढोल की आवाज़ है। वह अपने प्रेमी से पूछती है कि ये कैसी आवाज़ है। ओनली द स्कारलेट सोल्जर्स डियर द सोल्जर्स कमिंग। वह उसे बताता है कि वह इस आवाज़ के बारे में चिंतित ना हो, यह तो लाल वर्दी वाले सैनिकों द्वारा पैदा की गई आवाज़ है, ये उनके गांव की तरफ आ रहे हैं। तो स्टेंजा 1 में यहाँ पर जो प्रेमिका है अपने प्रेमी से पूछती है कि यह कैसी आवाज़ आ रही है, तो पोइट यहाँ पर उसे उत्तर देते हुए नज़र आता है,
और यहाँ पर जो वह आवाज़ आती है वह उसके कानों को थ्रिल कर देती है, उत्तेजित करती है। और जो ढोल बज रहा होता है पहाड़ी में, उसकी आवाज़ होती है। और ये आवाज़ इसलिए हो रही है क्योंकि सैनिक जो है गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। ओ व्हाट इज़ दैट लाइट आई सी फ्लैशिंग सो क्लियर। तो जो मतलब अब इसमें जो बिलविड है वो पोइट से पूछती है कि प्रेमिका, बिलविड मतलब प्रेमिका, कि जो इस घाटी से तेज प्रकाश देखती है वह, और वह अपने प्रेमी से पूछती है कि यह प्रकाश कैसा है। वह इसे दूर से स्पष्ट रूप से चमकता हुआ देख सकती है। सो क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से, फ्लैशिंग चमकता। ओवर द डिस्टेंस ब्राइटली, ब्राइटली मतलब दूर से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ओनली द सन ऑन देयर वेपन्स डियर एज दे स्टेप लाइटली। उसका प्रेमी उसे शांत करने की कोशिश करता है, वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वह कहता है कि कुछ सैनिक उनके गांव की तरफ मार्च करते हुए आ रहे हैं। जो प्रकाश उसने देखा है वह तो केवल उनके हथियारों पर सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन है, ओनली रिफ्लेक्शन है। तो सेकंड स्टेंजा में जब पोइट की बिलविड पूछती है कि कैसी आवाज़ आ रही है, फर्स्ट स्टेंजा पूछती है कैसे आवाज़ आ रही है और सेकंड में पूछती है कि कैसा प्रकाश आ रहा है। तो जो यहाँ पर पोइट है वो एक्सप्लेन करता है कि ये सिर्फ उनके वेपन्स पर जो लाइट पड़ी है, सनलाइट पड़ी है, उसका एक रिफ्लेक्शन है। स्टेंजा थर्ड। ओ व्हाट आर दे डूइंग विद ऑल दैट गियर, what are they doing this morning, this morning? Only the usual maneuvers, dear, or perhaps a warning. तो अब यहाँ पर जो बिलविड है अपने पोइट से है जो है पूछती है, और प्रेमी ने जो है कोशिश की है कि अपनी बिलविड का डर जो है भय शांत करने की कोशिश की है। और वह उसे बताता है कि वह सैनिकों की गतिविधियों के बारे में चिंता ना करे। बट जो प्रेमिका है उससे पूछती है कि ये सैनिक अपने सारे हथियारों और उपकरणों के साथ इधर उधर क्यों आ रहे हैं। वे हैरान होती है कि वे सुबह सुबह क्या कर रही हैं। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि जो उनके हथियार हैं, उनके हथियारों के बारे में कोई चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये उनका प्रतिदिन का अभ्यास है और वो शायद किसी सैन्य आक्रमण की चेतावनी देना चाहते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टैंजा में पोइट अपने बिलविड को यहाँ पर भय न करने की भय न भयभीत ना हो ऐसा कहता है। नेक्स्ट है स्टैंजा नंबर 4। ओ वाई हैव दे लेफ्ट द रोड डाउन देयर, वाई आर दे सडनली व्हीलिंग परहैप्स अ चेंज इन देयर ऑर्डर्स डियर्स, वाई आर यू नीलिंग। तो यहाँ पर जो है प्रेमी ने अपने जो प्रेमिका है उसके भय को शांत करने की कोशिश की, बट वो अभी भी वरीड है। उसने देखा दैट सैनिकों ने अचानक सड़कों को छोड़ दिया। ओ वाई दे हैव लेफ्ट द रोड डाउन देयर, कि अचानक से सैनिकों ने सड़क को छोड़ दिया। एंड वाई आर दे सडनली व्हीलिंग, और जो है वहाँ से छोड़कर गांव में दाखिल हो गए। तो वह अपने प्रेमी से पूछती है कि वे तेज़ी से क्यों मुड़ रहे हैं, व्हीलिंग तेज़ी से क्यों मुड़ रहे हैं। परहैप्स अ चेंज इन देयर ऑर्डर डियर, वाई आर यू नीलिंग। जो प्रेमी है वो कहता है कि शायद उनको जो आदेश मिले थे उसमें बदलाव हो गया है, चेंज हो गया है। और वह अपनी प्रेमिका से पूछता है कि तुम इतना चिंतित क्यों हो, और वह प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल क्यों झुक रही है। नेक्स्ट इज स्टेंजा 5। Oh, haven't they stopped for the doctor's care? Haven't they reined their horses? Why they are none of them wounded, dear none of these forces? तो जो फिफ्थ स्टेंजा में है, यहाँ पर अभी भी जो प्रेमिका है वो शो करती है कि वो अपने प्रेमी के उत्तर से जो बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई है, कन्विंस नहीं हुई है। वह देखती है कि सैनिक डॉक्टर के लिए गांव में नहीं आ रही हैं, वे दरवाजों के सामने नहीं रुके, उन्होंने वहाँ अपने घोड़े नहीं रोके। और वह अपने प्रेमी से पूछती है कि ऐसा क्यों है। प्रेमी कहता है कि वे ऐसा इसलिए कि वे यहाँ पर इसलिए नहीं रुके क्योंकि उनमें से कोई भी वुंडेड नहीं है, घायल नहीं है। और वह अपनी प्रेमिका के डर को शांत करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज
Stanza 6. Oh, is it the person they want with white hair? Is it person? Is it? No, they are passing his gateway dear without a visit. अब सैनिक डॉक्टर के दरवाजे पर नहीं रुके, वे अभी आगे बढ़ रहे हैं। प्रेमिका सोचती है कि शायद सैनिक गांव के वृद्ध पादरी होता है, उससे मिलना चाहती हैं। ठीक है, वह अपने प्रेमी से पूछती है कि क्या वे पादरी से मिलना चाहते हैं, पार्सन से मिलना चाहते हैं। परंतु प्रेमी कहता है नो, वे पादरी से नहीं मिलना चाहते। वे वहाँ रुके बिना पादरी के गेट के पास से गुजर रहे हैं। और इस प्रकार ये पंक्तियाँ सैनिकों की गतिविधियों के बारे में प्रेमिका के डर को व्यक्त करती हैं। पार्सन का मतलब होता है पादरी। नेक्स्ट इज स्टैंजा 7. ओह, इट मस्ट बी द फार्मर दैट लिव्स सो नियर, इट मस्ट बी द फार्मर सो कनिंग, सो कनिंग, दे हैव पास द फार्म ऑलरेडी डियर एंड नाउ दे आर रनिंग। तो यहाँ पर जो है सैनिक डॉक्टर के दरवाजे के पास नहीं रुके हैं, वे पादरी के दरवाजे के पास से भी गुजर गए हैं। अब जो प्रेमिका है वो सोचती है कि शायद वो फार्मर किसान से मिलने के लिए आए हैं जो नज़दीक ही रहता है। उसे विश्वास है कि उस किसान से मिलना चाहते हैं जो बहुत चालाक है। बट जो प्रेमी है उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, सैनिक पहले ही उसके खेत के पास से निकल गए हैं। अब जो सैनिक है वो दौड़ रहे हैं। इस प्रकार ये पंक्तियाँ सैनिकों के आने की वजह से प्रेमिका के भय को व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट इज स्टैंजा 8. Oh, where are you going? Stay with me here, where the wolves you saw deceiving, deceiving. तो यहाँ पर अभी तक जो उस बिलवड के मन में जो डर बैठा हुआ है, तो वह पोइट के कहने के बाद भी शांत नहीं होता, वो कन्विंस नहीं कर पाता है। परंतु अब वह सैनिकों में शामिल होने के लिए उसे छोड़ देता है। प्रेमिका वास्तव में बहुत ज़्यादा वरीड होती है और उसे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, स्टे विद मी हियर, मेरे पास ही रहो, और प्रार्थना करती है। और वह उससे कहती है कि जो तुमने वो उस प्यार की जो कस्में खाई थी वो सब झूठी थी, डिसीविंग थी। वह नाउ आई प्रोमिस टू लव यू डियर बट आई मस्ट बी लिविंग। तो वह कहता है कि वह मानता है कि उसने वादा किया था, और पर जो उसके कर्तव्य की पुकार है उससे बढ़कर नहीं है, इसलिए उसे उसको छोड़कर अभी जाना होगा। नेक्स्ट इज स्टैंजा 9. Oh, it's broken the lock and splintered the door. Oh, it's the gate where they are turning, turning. Their feet are heavy on the floor and their eyes are burning. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सैनिकों ने ताला तोड़ दिया है और घर के दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। शायद वे उस घर में अपने साथी सैनिक को साथ लेने के लिए जो है दाखिल हुए हैं। अब वे घर के मुख्य दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। उनके भारी जूते की आवाज़ फर्श पर सुनती है और उनकी आंखें जो है गुस्से से बर्न हो रही हैं, जल रही हैं, लाल हैं, जो कि हिंसा और आतंक का प्रतीक है। ये पंक्तियाँ कवि द्वारा युद्ध के निरंतर खतरे पर एक टिप्पणी है। ठीक है, तो इस पोयम में हमने पढ़ा कि एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है, और जो हमारे प्रेमी है वही हमारे पोइट हैं, और वह खेत के पास एक मकान में ठहरे हुए हैं। प्रेमी व्यवसाय से एक सैनिक है और उसकी प्रेमिका देखती है कि हथियारों से सुसज्जित सैनिकों की एक टुकड़ी ढोल की सी आवाज़ के साथ उनकी ओर बढ़ती चली आ रही है। ठीक है, और वह भयभीत हो जाती है, सैनिक उसके प्रेमिकों से दूर ले जाएंगे, और वह भयभीत रहती है, कुछ प्रश्न पूछती है, बट जो पोइट होते हैं वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से उनके बीच संवाद चलता है। और इसी संवाद का जो नाटकीय प्रस्तुतिकरण W.H. ऑडन ने किया है, और इस संवाद से हमें पता भी चलता है कि यही कि मतलब युद्ध होने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, ये सब। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कमेंट सब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 2 इसी पोएम का, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पोएम करेंगे जो कि होगी एन अरुंडल टॉम्ब। ठीक है।